हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी में हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं विवेक सिंह सर के बुक से, इकोनॉमी एमसीक्यूज़ 450। तो आज सेकंड लेक्चर है और मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको फिनिश करते हैं। बेसिकली एम क्या है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ एम है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। जो भी हमने बुक को पढ़ा है और बुक से समझा है तो हम अब उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंसोलिडेट कर लें, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा एलेबरेट भी कर रही हूँ, वरना ये लेक्चर इजीली आधे घंटे में ख़त्म हो सकता है सिर्फ अगर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए तो, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट वर द रीज़न विच लेड टू बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ 1969, ठीक है। तो क्या कारण था जिसकी वजह से बैंक नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। तो ऑप्शन 1 में क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेज वॉज मोस्टली इन अर्बन एरियाज़, कि उस टाइम पे बैंक ब्रांचेस कहाँ पे था, मोस्टली अर्बन एरियाज़ में था। Then agriculture and small scale industries were not getting proper access to banking facilities। तो बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ था उनको कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहा था, वो बैंक के फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो ये करेक्ट है। देन तीसरा है, बैंक क्रेडिट वॉज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लान प्रायोरिटीज़, ठीक है। तो जो भी बैंक क्रेडिट था तो वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, जैसा प्लान प्रायोरिटीज़ था तो वैसे यूटिलाइज नहीं हो रहा था प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो ये भी सही बात है, ठीक है। देन इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू अ फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेस, कि इजी और चीप अवेलेबिलिटी क्रेडिट किसको मिल रहा था, कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस को ही मिल रहा था, ठीक है, जिसके वजह से मोनोपोलीज हो गया, यही कहा जा रहा है। तो ये सारी की सारी बात सही है क्योंकि ये सब शॉर्ट कमिंग्स था जिसके वजह से किया गया था, ठीक है। क्योंकि मोस्टली अर्बन एरिया में बैंक थे, स्मॉल और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको लोन नहीं मिल पा रहा था, बैंक का क्रेडिट जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा था, ठीक है, प्लान प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग। और इजी और चीप अवेलेबिलिटी जो है क्रेडिट का कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस को ही मिल रहा था, उसकी वजह से मोनोपोलीज हो जा रहा था। देन आप देखते हैं 37, ठीक है। 37 में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ साइनोरेज। तो साइनोरेज का पार्ट इनमें से कौन कौन सा है, ठीक है। तो यस, तो अगर हम देखें इंटरेस्ट इनकम ऑन रिजर्व्स केप्ट विथ आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन, तो ये करेक्ट है अगर आपने साइनोरेज को पढ़ा होगा। देन इंटरेस्ट अकरिंग फ्रॉम बैंक बैलेंस केप्ट विथ सेंट्रल बैंक एज इंटरेस्ट फ्री बैलेंसेस इन ऑर्डर टू मीट द रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये भी सही है। देन इन्फ्लेशन टैक्स, ये तीनों पॉइंट था अगर आपने बुक को पढ़ा होगा। तो बेसिकली साइनोरेज है क्या, ठीक है, हम फिर से रिविजन कर लेते हैं कि ये है डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ नोट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। तो सपोज अगर 500 का नोट है तो क्या 500 रुपीज़ उसको प्रोड्यूस करने में लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर 500 रुपीज़ में उस नोट को प्रोड्यूस करने में सपोज 2 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है या लेट्स से 5 रुपीज़ का, तो कितना हो गया, तो इनिशियल साइनोरेज उसका तो 495 रुपीज़ हो गया ना, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो फेस वैल्यू है नोट का जैसे 500 है और जो कॉस्ट है प्रोड्यूस करने का वो सेम तो नहीं है, ठीक है। तो यही होता है साइनोरेज। देन अब देखते हैं कि सेंट्रल बैंक कैसे जो है इनकम को अर्न करती है, ठीक है, कैसे सेंट्रल बैंक को मिलता है, ठीक है, अर्निंग कैसे सेंट्रल बैंक की होती है। तो एक तो हमने देखा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स केप्ट विथ आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आरबीआई क्या कर रही है, इशू कर रही है करेंसी, तो इसका क्या मतलब है कि इट डज नॉट जस्ट गिव इट अवे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आरबीआई इशू कर रही करेंसी तो कुछ तो रिजर्व रखना पड़ेगा ना, कुछ तो बैक में रखना पड़ेगा, बैकिंग चाहिए, कोई रिजर्व चाहिए, चाहे गोल्ड हो चाहे बॉन्ड्स हो। तो ये जो रिजर्व होगा, इन रिजर्व से इंटरेस्ट अर्न होगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा इन एसेट से तो उसमें से जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ फिजिकल कैश, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर नोट प्रिंट कर रही है तो कुछ तो रिजर्व या कुछ तो बैक में उसका बैकिंग होना ही चाहिए, ये हमें पता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि
इंटरेस्ट अक्योरिंग फ्रॉम बैंक बैलेंसेस केप्ट विद सेंट्रल बैंक। तो होता क्या है कि जैसे बैंक बैलेंस है, जैसे बैंक को CRR SLR वगैरह में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, CRR मेंटेन करना पड़ता है कि उसको जो है कुछ सर्टेन अमाउंट जो है RBI के साथ रखना ही पड़ेगा, स्पेशली CRR, उसमें तो सर्टेन अमाउंट RBI के साथ रखना ही पड़ेगा। तो फिर RBI क्या करेगी, यूजुअली जो है कम इंटरेस्ट पे करेगी उन डिपॉजिट्स पे, ठीक है। लेकिन अगर उन पैसों को RBI इन्वेस्ट कर दे तो हाइयर रिटर्न मिल जाएगा, तो वो जो डिफरेंस होगा वही तो प्रॉफिट होगा। मतलब क्या हो रहा है कि RBI के पास रख दिया गया, ठीक है, और RBI के पास बैंकों ने पैसा रखा, ठीक है, रिजर्व में। अब RBI इसको इन्वेस्ट करेगी ना, तो इन्वेस्ट करेगी तो ज़्यादा पैसा आएगा RBI के पास, क्या होगा, ज़्यादा पैसा आएगा, और वो जो बैंक को देगी इंटरेस्ट जो भी, तो कम इंटरेस्ट देगी, ठीक है, लेस इंटरेस्ट देगी और ज़्यादा फिर इन्वेस्ट करके पैसा मिल जाएगा। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो RBI का प्रॉफिट हो गया। देन इन्फ्लेशन टैक्स के रूप में हमने देखा है, ठीक है, इन्फ्लेशन टैक्स आपने पढ़ा होगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, इन्फ्लेशन वाला पॉइंट। तो सपोज एक अगर आपके पास 500 रुपीज़ आपके पॉकेट में है, ठीक है, तो 500 रुपीज़ जो है, तो आप देखते होंगे उस 500 रुपीज़ में क्या लिखा हुआ रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो नोट आपके पॉकेट में है ये RBI की लायबिलिटी है, ये क्या है, ये एक तरीके का कर्जा ही है जो उनको देना पड़ेगा पब्लिक को, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर सपोज ये 500 रुपीज़ आप किसी को भी दे रहे हैं, तो ये है तो कागज़ का टुकड़ा ही, इस 500 रुपीज़ का कोई वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको गारंटी मिल रहा है इसलिए, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो कर्जा है तो ये डिक्रीज हो जाता है जब ये वैल्यू ड्रॉप हो जाता है नोट का, तब जो है जैसे कि ये नोट का वैल्यू ड्रॉप हो गया तो उनका कर्ज जो है कम क्यों हो जाता है RBI का, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो जो परचेजिंग पावर है इस 500 रुपये का, तो ये क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। पहले अगर 500 रुपीज़ में आप 10 kg राइस ले सकते थे, ठीक है, 10 kg राइस ले सकते थे 500 में पहले, ठीक है, और इन्फ्लेशन के बाद जो है आप सिर्फ 5 kg ही ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 5 kg ही ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी नोट पे 500 ही लिखा हुआ है, तो जो रियल वैल्यू है जो अब RBI को किसी को भी देना पड़ेगा, तो ये तो कम हो गया ना, ठीक है। पहले वही 500 रुपये में 10 kg देना पड़ रहा था, अब वही 500 रुपये में 5 kg हो रहा है, ठीक है। तो आप ये ऐसे सोचिए कि अगर आपको किसी को जो है 100 लीटर ऑफ मिल्क देना है, ठीक है, तो अब होता क्या है कि आपको 100 लीटर ऑफ मिल्क देना है, लेकिन होता क्या है कि अब जो लीटर का डेफिनेशन था, ये लीटर का डेफिनेशन अब आधा हो गया है, आपको जितना देना था उसका आधा ही देना है, ठीक है। आप कितना दे रहे हो, आप आधा ही दे रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो कर्जा था वो तो कम हुआ ना, या आपको जो देना था, कर्ज छोड़िए, जो आपको उनको सपोज 100 जो है लीटर देना था, लेकिन अब जो है लीटर का ही डेफिनेशन बदल गया, अब लीटर का ही डेफिनेशन आधा हो गया, तो आप तो इफेक्टिवली उसको 50 लीटर ही दोगे ना। तो यही बात कही जा रही है, ठीक है। तो जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो RBI जो भी आपको एसेंशियली पे बैक करेगी, क्योंकि ये तो RBI की लायबिलिटी है कि उनको पे करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा कि तो ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है टैक्स। टैक्स क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए इसको टैक्स कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट और RBI है उनको वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए तो कहा जा रहा है इन्फ्लेशन टैक्स। कोई टैक्स मिल नहीं रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उनको ये टैक्स मिल जा रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से उनको ये वैल्यू मिल जा रहा है, उनको ये फ़ायदा मिल जा रहा है। जो आप होल्डर हो, जो आपके पास 500 रुपये है, तो आपको नुकसान हो रहा है और उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये वाला है इन्फ्लेशन टैक्स, कि उन्होंने कोई इफेक्टिवली कोई टैक्स तो कलेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने, RBI ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स तो कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अब नोट का ही वैल्यू कम हो जा रहा है। जो भी नोट आपके पॉकेट में, जितना भी नोट है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी लायबिलिटी है, RBI की लायबिलिटी है, कि आप किसी को दे रहे हो तो वो सामने वाला उसको मानेगा, ठीक है। सिंपल सा यही केस है, ओके। तो आई थिंक इससे ज़्यादा और एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है 37 का डी, ऑल ऑफ द अबव। देन अब देखते हैं, इफ़ अ कंट्री हैज़ पेग्ड, मतलब फिक्स्ड बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगर किसी कंट्री का ऐसा हो कि फिक्स्ड लेकिन एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, तो क्या होगा। तो अब इसको समझते हैं। इन्फ्लेशन इन द कंट्री में मेक इट्स एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव,
दूसरा, इफ कंट्री डीवैल्यूज इट्स करेंसी इन प्रोपोर्शन टू इन्फ्लेशन देन इट्स एक्सपोर्ट में रिमेन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों स्टेटमेंट को समझिए कि अगर किसी कंट्री का क्या है, पेग्ड मतलब फिक्स्ड बट एडजस्टेबल जो है एक्सचेंज रेट है, तब क्या होगा कि इन्फ्लेशन अगर होगा कंट्री में तो एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और अगर कंट्री फिर डीवैल्यू करेगी करेंसी को, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू इन्फ्लेशन, तो एक्सपोर्ट फिर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ऐसे तो आपको ये चीज़ पता ही है। देन अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सपोज अगर मानते हैं कि $1 को अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो होगा 60 रुपीज़। ठीक है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में आप क्या करते हैं कि किसी दो कंट्री के करेंसी को आप इक्वल करते हैं ना, देखते हैं कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, कि $1 में आप जितना चीज़ खरीद पाएंगे तो आप 60 रुपीज़ में उतना ही चीज़ खरीद पाएंगे। यही होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि हाउ मैनी रुपीज़ कैन बी परचेस्ड इन $1, कि $1 में, या सिंपली आप ये कहना चाहें कि $1 अगर आपके पास है तो इस $1 से आप कितना रुपये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास $1 है और आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको उसके बदले में 60 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, या अगर आपके पास 60 रुपये है और आप चाहते हैं डॉलर तो आपको $1 मिलेगा। तो यही हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, देन अब देखते हैं बर्गर प्राइस वाला जो एग्जाम्पल था, जो कि हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आपको खुद से भी सॉल्व करना है। सुनते वक्त आपको लगेगा कि शायद आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, पर रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, तो आपको खुद से भी ये सॉल्व करना चाहिए अगर आप ये लेक्चर को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो बर्गर प्राइस जो है सपोज इंडिया में 30 रुपीज़ है और यूएस में $1। कितना? इंडिया में 30 रुपीज़ और यूएस में कितना है? $1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस केस में आपको ये समझ में आ रहा है कि यूएस जो है इंपोर्ट करेगा बर्गर इंडिया से। ठीक है, क्योंकि इसका क्या मतलब है, हमने देखा कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 30 रुपीज़ में बर्गर मिल रहा है इंडिया में और $1 में मिल रहा है यूएस में, मतलब क्या है कि इंडिया, इसका मतलब तो $1 में 2 बर्गर खरीदा जा सकता है ना इंडिया में। तो इस केस में यूएस जो है बर्गर को इंपोर्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, यूएस जो है बर्गर को इंपोर्ट करेगा और इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि इनके $1 से तो एक ही बर्गर आ रहा है ना, और हमारे 60 रुपये से तो 2 बर्गर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि बर्गर का प्राइस जो है 60 रुपये हो गया, अब इंडिया में इन्फ्लेशन हो गया तो हमारा एक्सचेंज रेट तो कम ही है। ठीक है, उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो है एक्सचेंज रेट की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा जो है $1 जो है खिसक के 30 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हमारा एक्सचेंज रेट तो वही है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब जो है 60 रुपये जो हम पहले देख पा रहे थे, तो अब हमारा 60 रुपये बर्गर का प्राइस हो गया इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे है तो हमारा जो है एक्सपोर्ट अब लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अगर 60 रुपये में ही बर्गर यूएस में भी मिल रहा है तो वो यूएस के लोग या यूएस की कोई कंपनी इंडिया से क्यों परचेस करेगी। ठीक है, यहाँ पे तो और भी परचेस करने से ये सब चीज़ जोड़ के और महंगा ही हो जाएगा, तो नहीं परचेस करेगी। तो इसका मतलब हमारा कंट्री क्या हो गया, लेस कॉम्पिटिटिव, हमारा एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव हो गया। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर होता क्या है कि ठीक है, तो फिर यहाँ पे होता क्या है कि अब आरबीआई जो है यहाँ पे इंटरवीन कर रही है और डीवैल्यू कर रही है। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट को आरबीआई क्या बोल रही है कि नहीं, अब $1 जो है ना हमारा अब 120 रुपये होगा। ठीक है, ताकि हम क्या करेंगे, ताकि हम अपने जो है एक्सपोर्ट को फिर से कॉम्पिटिटिव इसको हम बना सके। ठीक है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट फिर से शुरू हो जाए। अब फॉरेनर लोगों को क्या मिलेगा, 120 रुपीज़ में जो है, अगर $1 इज इक्वल टू 120 रुपीज़, तो अब इनको अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर $1 में एक बर्गर मिल रहा है तो अब उनको जो है क्या मिलेगा, 120 रुपीज़ में 2 बर्गर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, उनको फिर से 2 बर्गर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है फिर से हमारा एक्सपोर्ट
क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसलिए दोनों सही है। इन्फ्लेशन इन द कंट्री में मेक इट्स एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव। देन दूसरा, इफ अ कंट्री डी वैल्यूज इट करेंसी इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशन देन एक्सपोर्ट्स में रिमेन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, सपोज जो अब हमने देखा कि हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एक्सपोर्ट क्या हो गया, लेस कॉम्पिटिटिव हो गया। ठीक है, तो अब आरबीआई इंटरवीन करेगी और आरबीआई क्या करेगी, डी वैल्यू करेगी। ठीक है, क्या करेगी, डी वैल्यू करेगी, क्योंकि अब तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। डी वैल्यू करेगी। अब हमारा $1 जो है कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा। तो अगर बर्गर 60 रुपीज़ में मिल रहा था तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से फिर से बाहर के लोगों को, फॉरेनर लोगों को 2 बर्गर मिल जाएगा। कितना बर्गर मिल जाएगा, 2 बर्गर मिल जाएगा। तो हमारा जो है एक्सपोर्ट फिर से कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और यही सेम चीज़ कहा जा रहा है। पहले में ये कहा जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन है कंट्री में तो एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर कंट्री डी वैल्यू करती है करेंसी को इन प्रोपोर्शन टू इन्फ्लेशन तो फिर से क्या होगा, एक्सपोर्ट फिर से कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कौन सा सही है इंडिया के प्रेजेंट रेट सिस्टम को लेकर के बात। तो आरबीआई रेगुलेट करती है रुपी डॉलर रेट। ठीक है, अभी प्रेजेंट सिस्टम की बात की जा रही है ना, पहले की बात तो नहीं की जा रही है। ठीक है, प्रेजेंट सिस्टम की बात की जा रही है। तो आरबीआई रेगुलेट तो नहीं करती है। ठीक है, अभी क्या मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही है ना। देन आरबीआई जनरली इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट इनडायरेक्टली। तो ये सही बात है, आरबीआई जनरली इंटरवीन करती है फॉरेक्स मार्केट में इनडायरेक्टली। देन आरबीआई रेगुलेट्स द फॉरेक्स मार्केट। तो आरबीआई फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 2 और 3। तो ये जो हमारा रेट ऑफ रुपी डॉलर है तो ये डिटरमाइन किस चीज़ के बेसिस पे होता है, फॉरेक्स मार्केट के बेस पे होता है, मार्केट फोर्सेस के बेस पे होता है। अभी ऐसा नहीं है कि हाँ मैनेज किया जा रहा है या कुछ भी, तो ये मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। लेकिन होता क्या है कि अगर रुपी बहुत हाईली वोलाटाइल हुआ तब जाके सिर्फ आरबीआई जो है क्या करेगी, इंटरवीन करेगी फॉरेक्स मार्केट में, ताकि वॉलेटिलिटी को कम किया जा सके। लेकिन आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। यहाँ रेगुलेट, यहाँ जो कहा जा रहा है ना रेगुलेट, इसका मतलब क्या, आरबीआई फिक्स कर रही है क्या कि $1 इज इक्वल टू कितना, या ये सारी चीज़ें नहीं, रेगुलेट नहीं कर रही है। ठीक है, जो रुपी डॉलर रेट है इसको रेगुलेट नहीं कर रही है, तो इसको कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोट या डर्ट फ्लोट। ठीक है, तो आरबीआई, और दूसरा जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि आरबीआई जो है जनरली इंटरवीन करती है फॉरेक्स मार्केट में इनडायरेक्टली थ्रू, कैसे करती है, तो ये आरबीआई पहले क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को सेलेक्ट करेगी। ठीक है, फिर बैंक आरबीआई के बदले बाय और सेल करेंगे आरबीआई के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये जो है इनडायरेक्ट इंटरवेंशन देखने के लिए मिलता है। तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के बिहाफ पे सेल करेंगे या बाय करेंगे, यही होता है। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा, ये इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, तो ये किया जा रहा है। ठीक है, तो आरबीआई डेफिनेटली फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करती है, आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट आरबीआई रेगुलेट करती है मनी मार्केट को, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को आरबीआई जो है रेगुलेट करती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये तीनों सही है, सॉरी नॉट तीनों, ये तो गलत है, क्योंकि आरबीआई जो है रेगुलेट नहीं करती है रुपी डॉलर रेट को, ये मार्केट के बेसिस पे होता है। इंटरवेन तभी करेगी जब बहुत बुरी हालत है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, आरबीआई इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, आरबीआई इंटरवीन करती है फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में, क्यों, टू कंटेन द वॉलेटिलिटी इन द रुपी, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, देन टू सेट द प्राइस बैंड फॉर रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो ये ऐसा आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई क्या करती है, कंटेन करती है वॉलेटिलिटी जो है रुपी में। ठीक है, जो भी अगर रुपी में कुछ वॉलेटिलिटी हुआ है तो उसके लिए आरबीआई इंटरवीन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो इसका आंसर जो है 1 ओनली होगा। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, इंटरवीन करती है फॉरेन मार्केट में, ताकि जो भी वॉलेटिलिटी हुआ है उसको सही किया जा सके। ठीक है, कि अगर जो है रुपी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट हो गया है या बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट हो गया है डॉलर के टर्म में या किसी फॉरेन करेंसी के टर्म में, पर यहाँ पे इस तरीके का कोई टारगेटेड बैंड नहीं है जिसमें कि आरबीआई क्या करती है कि रुपी और डॉलर एक्सचेंज रेट को जो है मेंटेन करने की कोशिश करती है। इस तरीके का कोई जो है प्राइस बैंड नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके का आरबीआई कोई टारगेटेड बैंड आरबीआई का नहीं है और आरबीआई ऐसा नहीं करती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि अगर क्या होता है कि रुपी अगर डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है, रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है ओवर अ पीरियड टाइम, अगर स्लोली डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है, तो आरबीआई मे नॉट इंटरवीन। तो ज़रूरी नहीं कि आरबीआई इस केस में इंटरवीन करेगी, आरबीआई इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन अगर ये चीज़ अचानक से ही हो जा रहा है, 1 या 2 दिन में हो जा रहा है, तो या बहुत जल्दी हो जा रहा है, तब आरबीआई जो है इंटरवीन करेगी, ठीक है। लेकिन इस तरीके का कोई ये नहीं है कि टू सेट अ प्राइस बैंड फॉर रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इस टाइप का नहीं है कुछ भी। तो इसका आंसर है 40 का ए, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी एक्सचेंज रेट के टर्म में देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है इफ 2 कंट्रीज हैव सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन देन देयर पीपीपी एक्सचेंज रेट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। देन the prices of goods will be same in the both countries when converted at PPP exchange rate। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। सो इसको समझते हैं, ठीक है, कि अगर सपोज हम मान लेते हैं कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो कितना है, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है, ठीक है, $1 कितना है, 60 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। और अब बर्गर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। बर्गर का प्राइस इंडिया में कितना है, 30 रुपीज़ है, ठीक है, और यूएस में कितना है, $1 है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं पीपीपी एक्सचेंज रेट को, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स को, ठीक है, कि ये जो बास्केट ऑफ गुड्स है यहाँ और यहाँ, तो इसका क्या प्राइस है उसी सेम बास्केट ऑफ गुड का, कि यही सेम बास्केट ऑफ गुड का प्राइस इंडिया में क्या है, यूएस में क्या है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं क्या कि बर्गर यहाँ पे 30 रुपीज़ का है, ठीक है, इंडिया में, और यूएस में बर्गर जो है $1 का है। तो इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ आप $1 में यूएस में ख़रीद रहे हैं वही सेम चीज़ आप 30 रुपीज़ में इंडिया में ख़रीदेंगे, ठीक है। जो आप $1 में यूएस में ख़रीद रहे हैं वही सेम चीज़ आप 30 रुपीज़ में इंडिया में ख़रीद पाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि परचेजिंग पावर जो है, जो कि इंडिया का क्या है 30 और यूएस का क्या है $1, तो ये बराबर है, ठीक है। इंडिया का परचेजिंग पावर 30 रुपीज़ और यूएस का $1, ये क्या हो गया, परचेजिंग पावर बराबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप $1 में यूएस में जितना खरीद पाएंगे आप 30 रुपीज़ में इंडिया में आप उतना खरीद पाएंगे, सिंपल सी ये बात है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट अलग है इंडिया और यूएस में तो पीपीपी एक्सचेंज रेट जो है बदल जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन परसेंट अगर सेम है दोनों जगह, ये आपको याद रखना है, तो पीपीपी एक्सचेंज रेट जो है सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर देखें, द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी सेम इन बोथ कंट्रीज व्हेन कन्वर्टेड एट पीपीपी एक्सचेंज रेट। तो डेफिनेटली जब आप पीपीपी एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइस जो है गुड्स का सेम होगा दोनों कंट्री में। जब आप कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम देख ही पा रहे हैं कि जब हमने पीपीपी एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट किया तो प्राइस जो है सेम ही हो जाएगा, ठीक है, दोनों कंट्रीज में जब कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द केस द करेंसी ट्रू इन केस द करेंसी ऑफ 2 कंट्रीज आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी। हम कब कहेंगे कि करेंसी जो है दोनों कंट्री का परचेजिंग पावर पैरिटी पे है, ठीक है। पीपीपी एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट, कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब पीपीपी एक्सचेंज रेट इक्वल हो जाएगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट के, या पीपीपी एक्सचेंज रेट इक्वल टू रियल एक्सचेंज रेट, या नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू रियल एक्सचेंज रेट, या पीपीपी नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट बिकम्स इक्वल। तो यहाँ सबसे पहले 2 कंट्रीज की बात की जा रही है, तो जब 2 कंट्रीज की बात की जा रही है तो हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट में ही देखेंगे ना, ठीक है, नॉमिनल टर्म में ही देखेंगे। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब हम बहुत सारी करेंसीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 को कर रहे हैं तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया सबसे पहला, तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट वाला आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं पर ये वाला जो है सही है, ठीक है। तो जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो जाएगा इक्वल किसके, पीपीपी एक्सचेंज रेट के, तब हम कह सकते हैं कि हाँ करेंसी जो है दोनों कंट्री का परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। मतलब जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है मीन्स जो
जो नीर है, ठीक है, वो पीपीपी एक्सचेंज रेट के बराबर हो जाएगा, तब कहेंगे हम कि ये जो करेंसी दोनों कंट्री की परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। तो अगर आप इस टर्म पे देखें तो आप देख पाते होंगे कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमारी करेंसी का अलग स्टेटस है, ठीक है, और जो है नॉमिनल एक्सचेंज पे हम अलग देखते हैं और पीपीपी एक्सचेंज रेट पे अलग देखते हैं। लेकिन जब दोनों कंट्री का ये पीपीपी एक्सचेंज रेट इक्वल हो जाएगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट के, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 43। काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन तो अच्छे से समझते हैं। इफ़ मिस्टर एक्स हैज़ ₹20 करोड़ इन इंडिया, तो मिस्टर एक्स के पास क्या है, 20 करोड़ है इंडिया में। कितना है, 20 करोड़ इंडिया में है, ठीक है। और ये किसके पास है, एक्स के पास। और मिस्टर वाई के पास कितना है, $1 करोड़ यूएस में है, ठीक है। कितना है, $1 करोड़ यूएस में है। देन वॉट एवर एक्स कैन कंज्यूम इन इंडिया विद RS 20 करोड़, तो जो एक्स जो है जो भी कंज्यूम कर सकता है इंडिया में 20 करोड़ में, द सेम आइटम कैन बी कंज्यूम्ड बाय मिस्टर वाई इन 1 करोड़ इन यूएस, ठीक है। तो जो जितना 20 करोड़ में इंडिया में मिस्टर एक्स कंज्यूम कर सकता है, और उतना ही जो है मिस्टर वाई क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है यूएस में, ठीक है। अब तक क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। उसके बाद अब आता है सवाल, इफ़ बोथ ऑफ देम विथ देयर मनी, अगर दोनों, ठीक है, मेट एट अ प्लेस अदर देन इंडिया, अगर वो इंडिया से बाहर कहीं मिल रहे हैं, इंडिया और यूएस दोनों से बाहर मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में कौन ज़्यादा अमीर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल चुका है कि मिस्टर एक्स के पास कितना है, 20 करोड़ है, मिस्टर वाई के पास कितना है, 1 करोड़ है इन यूएस, ठीक है, डॉलर में। और जो भी यहाँ पे हमें पता चल गया कि $1 इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 20 रुपीज़, ठीक है। 20 या करोड़ में दिया हुआ है तो 1 और 20 मानते हैं। तो हमें क्या पता चल गया इस चीज़ से, ठीक है, कि परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज जो कितना है, $1 इज़ इक्वल टू 20 है। तो अब ये बाहर जाकर कौन कितना अमीर होगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सपोज़ वो जहाँ जा रहे हैं, नीर कितना है वहाँ पे, नीर $1 इज़ इक्वल टू 15 है। अगर यहाँ पे 15 है, $1 इज़ इक्वल टू 15, तो मिस्टर एक्स यहाँ पे रिचर होगा, अमीर होगा, ठीक है, वाई से। क्या होगा, मिस्टर एक्स यहाँ पे अमीर होगा वाई से। लेकिन अब यही पे अगर नीर जो है, ठीक है, यहाँ पे $1 इज़ इक्वल टू 25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25। तो यहाँ पे फिर अमीर कौन होगा, तो फिर मिस्टर वाई जो है अमीर हो जाएगा मिस्टर एक्स से आउटसाइड इंडिया एंड यूएस। तो ये डिपेंड करेगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे कि कौन अमीर होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे। देन अब देखते हैं, इंक्रीज इन इंडियाज ट्रेड डेफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ गया तो क्या होगा, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया तो क्या होगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ गया तो आपका मनी सप्लाई बढ़ेगा। देन दूसरा कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, तो यही सही है, ठीक है। अगर आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, एप्रिसिएशन नहीं होगा, जीडीपी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका ट्रेड में घाटा हो रहा है, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपका ट्रेड डेफिसिट है। तो जब भी ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा बढ़ जाता है तो इसका मतलब है हमारा इम्पोर्ट बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ गया, डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ गया। क्योंकि अगर कोई भी इंपोर्ट करेगा तो उसको कहीं से भी इंपोर्ट करेगा तो बाहर से अगर कुछ खरीदेगा तो उसको डॉलर में पे करना पड़ेगा, तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस अगर डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा तो रुपी यहाँ पे डेप्रिशिएट होने लगेगा, ठीक है। क्या होने लगेगा, रुपी यहाँ डेप्रिसिएट होने लगेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, कि हमारा जो है डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा जब फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। तो हम क्या कहेंगे कि करेंसी हमारा डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हम देखते हैं तो ये देखते हैं हम अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर,
ठीक है, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमारा क्या हुआ, जो करेंसी है, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी, उसका वैल्यू कम हो गया, फॉल हो गया, डेप्रिसिएट हो गया फॉरेन करेंसी के टर्म में। जैसे पहले अगर क्या था कि $1 जो है इज इक्वल टू 80 रुपीज़, अब क्या हो गया $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़। तो यहाँ पे रुपी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज मोर रुपीज़ आर नीडेड टू बाई $1, कि अब आपको अगर $1 खरीदना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ चाहिए। पहले आपको $1 खरीदना था तो 80 रुपये चाहिए था, अब आपको $1 खरीदना है तो 85 रुपये चाहिए। ठीक है, तो ये रुपी जो है करेंसी डेप्रिसिएट आखिर होता क्यों है, ठीक है, वाई डज करेंसी डेप्रिसिएट? तो अगर ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हायर डिमांड हो फॉरेन करेंसी का, अगर फॉरेन करेंसी का ही ज़्यादा डिमांड हो और आपके करेंसी का डिमांड नहीं है, फॉरेन को ज़्यादा मांगा जा रहा है, ठीक है, जैसे किस किस केस में, जैसे मोर इम्पोर्ट्स, अगर आप इम्पोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा चाहिए होगा, वहाँ इंडियन रुपीज़ का तो काम नहीं है, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जब ट्रेवल करेंगे या बाहर पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, जिस कंट्री में जाएंगे तो वो रुपी को एक्सचेंज करेंगे, रुपी को एक्सचेंज करके डॉलर लेंगे, डॉलर लेके बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हायर डिमांड होगा फॉरेन करेंसी का, ठीक है। और अगर हायर रीपेमेंट हुआ फॉरेन डेट का, ठीक है, अगर फॉरेन से कुछ कर्ज था उसको हायर रीपेमेंट किया जा रहा है तो भी डॉलर के टर्म्स में ही किया जाएगा, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में किया जाएगा, तो यहाँ पे डिमांड डॉलर का बढ़ जाएगा और रुपी गिर जाएगा, ठीक है। देन लोअर इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, अब हो क्या रहा है कि फॉरेन करेंसी बाहर से जो है कम आ रहा है अपने पास, ठीक है, जैसे कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है, एफडीआई जितना आना चाहिए था नहीं आ रहा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना था, एफपीआई, एफएफआई, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, वो भी कम हो रहा है, ठीक है। अगर फॉरेनर इंडिया आएंगे वो अपने साथ डॉलर लेकर के आएंगे, वो इंडिया में डॉलर देंगे, बदले में रुपीज़ लेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि लोअर इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे पास आ ही नहीं रहा है, तब भी हमारा रुपी क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। या लोअर रिमिटेंसेस, बाहर से भी फॉरेन करेंसी या रिमिटेंसेस वगैरह आ ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब डॉलर का सप्लाई डिक्रीज हो गया है तो रुपी क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा। देन हाई इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो डोमेस्टिक गुड है वो कॉस्टलियर बन गया, तो एक्सपोर्ट हमारा लेस कॉम्पिटिटिव हो गया। तो अब हुआ क्या कि जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका हो रहा था वो महंगा होता जा रहा है, तो कोई मतलब एक्सपोर्ट फिर होगा नहीं, क्योंकि लोग, बाहर के लोग इसको क्यों खरीदेंगे अगर ये महंगा हो रहा है तो, ठीक है, और इम्पोर्ट फिर बढ़ जाएगा, तो इससे जो है क्या होगा, फॉरेन करेंसी का डिमांड फिर से बढ़ जाएगा और हमारा करेंसी डेप्रिसिएट होगा, ठीक है। ये सारा केसेस है कि इस केसेस में हो सकता है। देन अब एक और केस है हायर इंटरेस्ट रेट अब्रॉड, तो अगर यूएस जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे मनी को यूएस एसेट में। अगर इंडिया में पैसा लगा हुआ था और यूएस ने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना शुरू कर दिया, अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो अब इन्वेस्टर जाके वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यूएस के एसेट पे पैसा लगाएंगे और कैपिटल हमारा इंडिया से बाहर की तरफ जाने लगेगा। तो जब वो अपना पैसा खींच के लेके जाएंगे, तो वो जब लेके जाएंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा ना, वो तो डॉलर में ही लेकर के जाएंगे, तो रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा। देन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के वजह से, अगर वॉर है, पॉलिसी अनसर्टेन है, रिसेशन फियर्स है, तो इन्वेस्टर जो है विदड्रॉ कर लेंगे फंड को और डोमेस्टिक करेंसी हमारा वीक हो जाएगा। देन करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होगा, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, अगर ऐसा केस बनता है कि इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो यहाँ क्या होगा कि मोर फॉरेन एक्सचेंज गोज़ आउट देन कम्स इन, कि जितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है उससे ज़्यादा तो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, तो हमारे डोमेस्टिक करेंसी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। देन कुछ स्पेकुलेशन और मार्केट सेंटिमेंट, कि अगर ट्रेडर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि नहीं ये रुपी जो है ना फ्यूचर में ये कमज़ोर होने वाला है, तो डॉलर को ख़रीदना शुरू कर देते हैं और इससे और डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है। तो ये मार्केट सेंटिमेंट और स्पेकुलेशन है, मे बी ऐसा हो भी ना, लेकिन लोग ऐसा करने लगते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है। तो अगर डेप्रिसिएशन है तो हमें प्रॉब्लम फिर क्या है, प्रॉब्लम यही है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगर डेप्रिशिएशन है तो क्या होगा कि जब डेप्रिशिएशन हो ही जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, तो हो सकता है फ्यूचर में हमारा जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो, ठीक है, और इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जैसे पेट्रोल, डीजल प्राइसेस, इसका प्राइस राइज हो सकता है। ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हुआ ना, कि जिस चीज़ को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इम्पोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम उसको इम्पोर्ट करेंगे ही, जैसे पेट्रोल, डीजल, तो प्राइस इन सब का बढ़
सकता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट वर्स हो सकता है अगर इंपोर्ट जो है जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह इन सब का बहुत ज़्यादा हो जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट और वर्स हो सकता है। लेकिन जब रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट होता है तो एक्सपोर्ट चीपर हो सकता है। तो हमने देखा कि ये सारा क्या कंडीशन है कि हमारा रुपी जो है डिप्रिसिएट होता है, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअल होता है और इन सारे क्वेश्चंस में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देन अब नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू डिप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी। तो अभी हमने पढ़ा कि डिप्रिसिएशन कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर फॉरेन इनफ्लो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हो रहा है तो क्या इससे डिप्रिसिएट होगा? इससे तो डिप्रिसिएट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। देन अगर राइज इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो इससे हमारा करेंसी क्या डिप्रिसिएट होगा? देन सी नंबर में क्या कहा जा रहा है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इससे हमारा करेंसी कैसे डिप्रिसिएट होगा? अभी हमने पढ़ा था कि इन सारे केसेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा कि इसमें जो पहला वाला कंडीशन है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर लेकर के आते हैं, ठीक है। वो फिर डॉलर को आकर के सेल करते हैं मार्केट में, तो रुपी का डिमांड क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, ना कि यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन एक्सपोर्ट वाला, तो जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर मिलता है ना फॉरेन मार्केट से, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाता है, डॉलर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है रुपी यहाँ पे एप्रिशिएट होता है। तो जब वो डॉलर हमारे पास आ जाएगा तो हम फॉरेक्स मार्केट में जाके सेल करेंगे डॉलर को और हम परचेज करेंगे रुपी को, ठीक है। अगर हम रुपी को परचेज करेंगे तो इंक्रीज जो है रुपी का, वो जो डिमांड जो है रुपी का वो बढ़ जाएगा, रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा। इसी सेम कंडीशन में ये था कि जब डॉलर आ रहा है तो आप फॉरेक्स मार्केट में जाके डॉलर को परचेज करेंगे, सेल करेंगे, डॉलर को आप बेचेंगे और बदले में रुपी आपको मिलेगा, रुपी एप्रिशिएट होगा। तो कोई भी चीज़ एप्रिशिएट कब होता है? जब उसका डिमांड है, ठीक है। रुपी का डिमांड है, रुपी एप्रिशिएट होगा, ठीक है। दोनों केसेस में क्या होगा? रुपी एप्रिशिएट होगा, ठीक है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इंडिया में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इससे कैसे फिर डेप्रिसिएट होगा? इससे भी तो डेप्रिसिएट नहीं होगा ना। जैसे हमने देखा यूएस के केस में कि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इंडिया से पैसा निकाल के यूएस चले जाएंगे। तो उसी तरीके से जब इंटरेस्ट रेट यहाँ इंडिया में बढ़ गया तो जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, मोर फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा रुपी तो एप्रिशिएट ही होगा। तो तीनों गलत है, इसीलिए आंसर डी, ठीक है। अब देखते हैं 46। द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ए कंट्री विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर कैन बी बेस्ट मेजर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। कि आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। कि अगर आपको पता करना है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव है या नहीं अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, ठीक है, यहाँ दो कंट्री की बात तो नहीं हो रही है, ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, ठीक है। तो इसको हम बेस्ट मेजर कर सकते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से। इसको हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं पर अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, अब ये क्यों गलत होगा? ठीक है, ये गलत इसलिए होगा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट का सिंपल क्या मतलब है कि आप प्राइस जो है देखते हैं दो कंट्री के बीच में, ठीक है। आप वन करेंसी मतलब जो है वन करेंसी को आप देखते हैं, जैसे कि सपोज इंडिया है और यूएस है, तो इंडिया और यूएस के बीच आप देखेंगे कि प्राइस क्या है वन करेंसी का इन टर्म्स ऑफ अनदर, ठीक है। तो अगर यूएस में $1, ठीक है, $1 है, ठीक है, तो इंडिया में उसका क्या मतलब आप इंडिया में अगर डॉलर खरीदना चाहते हैं तो आपको कितना रुपीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज आप 83 रुपीस दे रहे हैं तो आपको $1 मिल रहा है, तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि एक तो ये इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं करता है। तो अगर रुपी जो है 5% वीक हो जाता है, लेकिन प्राइस जो है इंडिया का यहाँ पे रुपी वीक हो चुका है 5%, लेकिन जो गुड्स है इंडिया के अंदर वो 10% बढ़ जाता है, तो इंडिया का जो है एक्सपोर्ट ये क्या हो जाएगा और एक्सपेंसिव बन जाएगा, ठीक है, और लेस कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। यहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि पैसा हमारा तो कम हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम देख पा रहे हैं कि ये क्या रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा और लेस कॉम्पिटिटिव रहेगा, इसीलिए ये बिल्कुल गलत है। देन दूसरा रियल एक्सचेंज रेट, तो रियल एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा दो स्पेसिफिक कंट्रीज के बीच में, सपोज इंडिया एंड यूएस, तो ये रियल एक्सचेंज रेट हो गया। लेकिन रियल एक्सचेंज रेट की जब बात की जा रही है तो ये दो कंट्रीज की बात की जा रही है ना, यहाँ पे तो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ तो सिर्फ दो ही कंट्रीज के बारे में है, इसीलिए ये भी गलत है, ठीक है।
देन तीसरा आप देखते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, फिर से वही बात है कि यहाँ पे अब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन फिर इसमें इन्फ्लेशन तो नहीं ऐड होगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। देन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सही है कि इसमें क्या होगा कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या करेंगे आप, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में आप इन्फ्लेशन को हटा देंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन को हटा देंगे तो आपको सही जो है ट्रेडिंग पार्टनर के साथ आपको पता चल जाएगा कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आपका कैसा है। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसके ट्रेडिंग पार्टनर के साथ सारे के साथ कैसा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी हटा दिया गया। ठीक है, तो ये है, तो ये हो गया 46 का आंसर डी। देन 47, ठीक है, तो इफ़ रूपी इज़ एप्रिसिएटिंग इन रियल टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। ठीक है, अगर रूपी एप्रिसिएट कर रहा है रियल टर्म्स में यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इंडियाज़ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विल डिक्रीज। तो यहाँ अगर रूपी एप्रिसिएट करे चाहे रियल टर्म में चाहे नॉमिनल टर्म में, ये बात आपको याद रख लेना है कि रूपी जब भी एप्रिसिएट करेगा या तो रियल टर्म में करे या नॉमिनल टर्म में करे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। इस बात को आपको याद रखना है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर रूपी एप्रिशिएट करता है रियल टर्म में तो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज होगा। हमने बार बार इसको एग्जाम्पल से समझा है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं दोबारा ताकि हम ना भूलें इसको। तो अगर इमेजिन करते हैं कि किसी भी अगर एक शर्ट का, ठीक है, शर्ट का रेट कितना है, 1000 रुपीज़ है। ठीक है, इंडियन शर्ट का रेट 1000 रुपीज़ है। एप्रिशिएशन से पहले क्या था कि सपोज $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ था। ठीक है, तो कोई अमेरिकन बायर है और उसको शर्ट चाहिए था, तो पहले वो $10 देता था। ठीक है, $10 देता था उस शर्ट के लिए और उसको मिल जाता था। फिर अब क्या हुआ, एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट मतलब $1 इज इक्वल टू मानते हैं 50 रुपीज़ हो गया। मतलब हमारा रुपी जो है स्ट्रॉन्गर हो रहा है। यहाँ एप्रिशिएशन का क्या मतलब है कि हमारा रुपी जो है मजबूत हो रहा है। ठीक है, डॉलर के सामने, फॉरेन करेंसी के सामने हमारा रुपी जो है मजबूत हो रहा है। तो अब वो जो 1000 रुपये का शर्ट था, तो अब जो अमेरिकन बायर है तो अब उसका काम $10 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ हो गया। तो उसको जो है अब डॉलर कितना, $20 जो है देना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब कि अब तो उसको महंगा पड़ रहा है ना। तो अगर वो पहले $10 में ले पा रहा था, अब वो $20 में ले पा रहा है इंडिया से, तो वो क्यों इंडिया से बाई करेगा। तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि if rupee is depreciating then it leads to increase in cost of imports in dollar. दूसरा, if rupee is depreciating then it leads to earning more dollars per unit of export. तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है, या क्या कहा जा रहा है। ऐसे तो लगता है कि हाँ देखने में सही है, पर ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं। तो सपोज जो है अगर हम देखें कि $1 जो है कितना है, $1 इज इक्वल टू 70। ठीक है, $1 अगर 70 है और जो प्राइस है ऑयल का, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में वो कितना है, $1 इज 70 रुपीज़ में तो नहीं होगा, ये $1 में ही है। ठीक है, सपोज 1 लीटर जो है कितना, पर लीटर $1 है। तो अगर सपोज आपको इंपोर्ट करना है, आपको अगर इंपोर्ट करना है 1 लीटर ऑफ ऑयल, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है परचेस करेंगे $1। ठीक है, आप $1 परचेस करेंगे मार्केट में जाके। ठीक है, मार्केट में जाएंगे, आप जो है अपना रुपीज़ देंगे और बदले में $1 लेंगे, $1 आप खरीदेंगे। सपोज़ ये 70 रुपीज़ का है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, देन इन $1 तो आप क्या करेंगे, आप फिर परचेस करेंगे 1 लीटर ऑयल। तो आपने क्या किया, आप मार्केट में गए, अपना रुपीज़ दिया और आपने कहा मुझे $1 चाहिए, और आपने उस $1 से परचेस कर लिया। ठीक है, तो ये हुआ एक कंडीशन। अब फिर क्या हुआ कि बट इफ़ रूपी डेप्रीशिएट, अब यहाँ पे रूपी जो है डेप्रीशिएट हो गया। ठीक है, रूपी क्या हो गया, डेप्रीशिएट हो गया। ठीक है, रूपी डेप्रीशिएट हो गया, तो यहाँ पे होता है अब $1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो अगर आपको जो है परचेस करना है सेम ऑयल आपको, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, $1 देना पड़ेगा। और आप मार्केट में जाएंगे, कहेंगे कि मुझे $1 दो, तो आपसे 80 रुपये ले लिया जाएगा। कितना ले लिया जाएगा, अब आपसे 80 रुपीज़ ले लिया जाएगा। देन आपको $1 मिलेगा और आप उससे 1 लीटर परचेस कर लेंगे।
सो अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि अब जो है आपने क्या किया था कि जब आपने एक्सचेंज कराया था, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, तो आपने उसको रख लिया था, ठीक है, मतलब 70 रुपीज़ दे के $1 को आपने रख लिया था। और अब जब आप देख रहे हैं कि करंट रुपी जो है डिप्रिशिएट हो गया है, लेकिन आपको तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास $1 है और आपने 70 रुपीज़ दे करके इसको ख़रीदा हुआ था, ठीक है। तो रुपी डेप्रिशिएशन से तो जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो इससे डॉलर का कॉस्ट तो नहीं बढ़ा ना, क्योंकि आप अभी भी जो है 1 लीटर ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, $1 में, ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है ऑयल का क्या है, चेंज नहीं हुआ है, रुपी डेप्रिसिएट हुआ है। सो जो ये कॉस्ट है, ठीक है, तो कॉस्ट रुपी में इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इफ़ रुपी इज डेप्रिसिएटिंग देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इन डॉलर्स, ठीक है, कि डॉलर्स में आपका कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, अगर $1 था आपका रुपी चाहे बढ़े या घटे, अगर ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ा है और वो $1 था, ठीक है, सपोज वो कितना था $1, तो अभी भी वो $1 ही रहेगा ना, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही कहा जा रहा है। देन अब हम दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज जो प्राइस है वीट का, ठीक है, यहाँ पे हम वीट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर वीट का अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या है कि वीट 1 kg वीट इज इक्वल टू $1, ठीक है, 1 kg वीट क्या है, $1 है। और अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि रुपी डॉलर रेट जो है क्या है, $1 जो है इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ठीक है। तो अगर अब आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले जो है एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे $1 मिलेगा, ठीक है, $1 मिलेगा। तो आप $1 को जाकर के सेल करेंगे मार्केट में, आपको बदले में 70 रुपीज़ मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट से तो आपको $1 ही मिल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि $1 कितने का है, ठीक है। आप यहाँ जा रहे हैं और आप उस 70 रुपीज़ आप जो है $1 को एक्सचेंज करा के रुपीज़ में पैसे ले रहे हैं, आप खर्च तो रुपीज़ में ही करेंगे ना, तो आपने 70 रुपीज़ जो है ले लिया, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अब आप यहाँ पे कंडीशन लीजिए कि अब अगर रुपी डेप्रीशिएट हो गया, अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर आप सेल कर रहे हैं 1 kg, आप पहले आपको 70 रुपीज़ मिलता था, अब आप 1 kg सेल कर रहे हैं तो आपको 80 रुपीज़ जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, 10 रुपीज़ का तो फ़ायदा हो रहा है ना, यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो if rupee is depreciating then it leads to earning more dollar per unit of export। तो यहाँ डॉलर आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, डॉलर तो आपने अगर 1 kg का $1 था तो आपको $1 ही मिल रहा है, लेकिन जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो इसलिए ये दोनों ही गलत है, क्योंकि डॉलर में कुछ नहीं होगा। अगर आपको रुपीज़ की बात होती कि रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा कम मिल रहा है तो सही होता, तो इसीलिए नीदर वन नॉर